गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का मीटिंग। लास्ट टाइम सेकंड मीटिंग का लास्ट पार्ट हमने देखा था और साथ में थर्ड मीटिंग का थोड़ा पोर्शन देखा था। तो लास्ट मीटिंग के अंदर दो चीज़ हमने देखी थी। एक रथ की यात्रा हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम को दी गई है। तो मुझे फिर याद आया कि इसी तरह गुरुजीएफ सिस्टम के अंदर भी एक इसकी उपमा दी गई है। हालांकि हमने देखा कि जो प्राचीन ज़माना से हिंदुस्तान में तो रथ ही चल रहे थे, पर यहाँ फॉरेन में तो वो पहले से घोड़ा गाड़ी चल रही थी। तो गुरुजीएफ ने घोड़ा गाड़ी के रूप में उसका उपमा दी है। हालांकि जो रथ के अंदर जो परम तत्व परमात्मा या लॉर्ड कृष्ण को भी उसमें बताया था, पर इसमें ये नहीं है। तो घोड़ा गाड़ी का किस रूप में, इसमें बॉडी, हार्ट, हेड एंड ईगो, ये चार भाग के अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम को ये बताया गया है। तो घोड़ा गाड़ी जो है वो हमारा फिजिकल बॉडी और सेंसिस है, उसको बताया है कि फिजिकल बॉडी जो है वो घोड़ा गाड़ी है, और जो घोड़ा होता है वो हार्ट है। बॉडी जो है वो घोड़ा गाड़ी है, हार्ट है वो घोड़ा है। और घोड़ा जो है वो क्या है कि इमोशंस, फीलिंग, डिज़ायर वगैरह जो चीज़ है वो सारी चीज़ को घोड़ा बताया है। तो हमारे यहाँ इसलिए बताया कि जो हमारे नॉर्मली इमोशंस हमारे नेगेटिव होते हैं, तो जो घोड़े होते हैं अगर वो ट्रेन नहीं होते तो वो भी जंगली घोड़े होते हैं। तो हमारे इमोशंस भी अभी थोड़ा इसी प्रकार के हैं। तो इस प्रकार इमोशंस, फीलिंग वगैरह को घोड़ा की उपमा दी है। फिर हेड जो है वो सारथी है, चलाने वाला, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला जो है। तो वो है थॉट्स वगैरह जो है वो इसके अंदर आता है। विचार प्रक्रिया वगैरह जो है वो हमारा सारथी है। हम सोचते हैं और इस प्रकार करते हैं नॉर्मल कोर्स में, इसीलिए इस प्रकार की उपमा दी है कि सारथी हेड है। और ईगो क्या है, तो अंदर जो पैसेंजर्स है वो ईगो है। और उसके अंदर एक जो कंसेप्ट आता है मैनिया इसका, तो पैसेंजर्स है, मतलब कि पैसेंजर्स का मतलब ही ये है कि कोई परमानेंट पैसेंजर्स नहीं है। ये तो जैसे घोड़ा गाड़ी वो किराए पर जो चलती है और उसमें एक पैसेंजर बैठता है, बाद में दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, तो ऐसे पैसेंजर्स बदलाते रहते हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी सुबह से शाम तक में मैनी आईज, मतलब अंदर के आई जो है वो बदलता रहता है। कभी एक विचार आया तो उसका एक आय होता है, फिर दूसरा विचार आ गया तो दूसरा उसका आय होता है। तो इसी तरह पूरे दिन के अंदर हमारे इस घोड़ा गाड़ी के अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रकार के आइज आते जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी उपमा दी है। हालांकि उसमें एक चीज़ और भी बताई है कि जब ये व्यक्ति थोड़ी आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ जाती है तो फिर मैनिया इसके बदले में कॉन्शियस आई उसके अंदर डेवलप होता है। तो एक इतना डिफरेंस इसके अंदर है। अब दूसरी बात जो लास्ट 2 टाइम से चल रही है वो एक्टिव अवेयरनेस और पैसिव अवेयरनेस की, कि भाई जो चीज़ की हम करते हैं उसको एक्टिव अवेयरनेस से करनी चाहिए। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम जो खास करके एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं, तो एक्सरसाइज तो खास एक्टिव अवेयरनेस से ही करनी चाहिए, पर हम भूल जाते हैं। थोड़ी देर एक्टिव अवेयरनेस मेंटेन रहती है और थोड़ी देर के अंदर विचार प्रक्रिया चालू हो जाती है और फिर जागृति पूर्वक एक्सरसाइज साधना करनी है वो भूल जाते हैं। तो उसका लिए एक सरल उपाय ये है कि आप हर श्वास के साथ राधे कृष्ण बोलिए। मतलब जब 1 2 3 तो राधे, 5 6 कृष्ण, तो 36 की रिदम है एक्सरसाइज में। तो इसमें भी आपको अंदर मन के मन में जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, राधे कृष्ण 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6।
तो आप जब तक ये बोलते रहोगे तब तक आपके अंदर विचार घुस नहीं पाएगा। दो चीज़ एक साथ में नहीं होगी कि भाई आप विचार भी कर रहे हैं और फिर राधे कृष्ण भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। या फिर आपको राधे कृष्ण नहीं बोलना है तो अंदर 1 2 3 5 6 बोलिए कि हर श्वास लेते हैं तो 1 2 3 में लिया, 5 6 में छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि मैं तो किसी तरह भी एक्टिव अवेयरनेस से ये एक्सरसाइज करनी है। जो भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब कुछ हमें एक्टिव अवेयरनेस से ही करनी चाहिए। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप तो या तो आप राधे कृष्ण बोलिए या 1 2 3 5 6 बोलिए, पर बिल्कुल मैकेनिकल उसे ना होने दें, वो खास एक ध्यान में रखना है। तो ये दो चीज़ मुझे बताना था। अब लास्ट टाइम हमने 3rd मीटिंग के शुरुआत के अंदर एक तारिया जी ने बताया था अपना प्लेनेट अर्थ के बारे में कि जो एक रेयर एक प्लेनेट है कि जिसके 2000 लाइट ईयर, उसके सराउंडिंग में जो 2000 लाइट ईयर्स है, वहाँ ऐसा कोई ये ग्रह नहीं है। ऐसे एक प्लेनेट ये अर्थ भगवान ने हमारे लिए बनाया है और सब कुछ दिया है जिससे हम हमारा जीवन आसानी से हम जी सकें। और इसी तरह बॉडी ब्रेन सिस्टम को भी बताया कि बॉडी ब्रेन सिस्टम भी एक रेयर बॉडी ब्रेन सिस्टम भगवान ने हमें दी है इस पृथ्वी पर जीने के लिए, पर हम उसका एब्यूज़ मिसयूज़ करके उसको बिगाड़ देते हैं और फिर उसका कोई खास करके अध्यात्म में उसका कोई खास उपयोग नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ जो है वो दोनों चीज़ को हमने बिगाड़ के रखा है। हमारा प्लेनेट को भी हमने बिगाड़ दिया है, एटमॉस्फेयर को भी बिगाड़ दिया है, और हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो एक रेयर है उसको भी हमने बिगाड़ दिया है। पर बॉडी ब्रेन सिस्टम क्यों रेयर है, उसका एक ही कारण है कि उसके अंदर एक संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है कि व्यक्ति पूर्ण हो सकता है, व्यक्ति डेवलप हो सकता है, उसका विकास हो सकता है। तो जो हमारे जो धर्म के अंदर और जो हमारी फिलोसॉफी है और कुछ हद तक साइंस भी जो है वो इस बॉडी ब्रेन सिस्टम के बारे में कई बार ऐसे गलत शब्दों का यूज़ करते हैं कि जैसे कि ये एक एनिमल है, मतलब प्राणी जैसा है, मशीन जैसा है, और जैसे डॉक्टर किंग कहते हैं इस तरह I0, मतलब कि वो एकदम एनिमल टाइप का या लोअर लेवल का बॉडी है, इस तरह का। तो इस तरह ये सब के अंदर ये बात आती है जो ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये बॉडी ब्रेन सिस्टम इतना रेयर है तो उसको एनिमल कहना या मशीन कहना वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बट वी शैल कीप एन ओपन माइंड एंड एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट्स एंड देन ट्राई एंड फाइंड देयर वंडरफुल एस्पेक्ट साइड ऑल्सो। तो तारिया जी तो वो तो वैसे भी ओपन थे, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, जिसने जो कहा है हम ओपन रहकर ये जो कुछ कहा गया है उसको हम स्वीकार करते हैं और उसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे, देखते हैं कि ये चीज़ों के अंदर कितना तथ्य है। फॉर व्हेन लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ सेज इन गीता, spirituality is the real art of living, and living means living in this world, making use of our body and brain। तो यहाँ एक गीता का कोटेशन दिया है कि स्पिरिचुअलिटी इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। तो जो जीवन जीने की सही कला क्या है, तो वो है अध्यात्म के अंदर, और जो जीना है वो इसी वर्ल्ड के अंदर जीना है, इस दुनिया के अंदर ही जीना है। और हमें जीना है तो फिर हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का हमें उपयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी ब्रेन सिस्टम का उपयोग किए बिना हम जी सकते हैं। ये जीवन के लिए ही बॉडी ब्रेन सिस्टम को दिया है। तो इसका बॉडी ब्रेन सिस्टम का बेस्ट यूज़ करके हमें जो जीवन जीना है वो आर्ट ऑफ लिविंग है, और उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब सामान्य तो हम ऐसा मानते और कहते हैं कि भाई जो हम अध्यात्म के लिए
या हमारा आत्म कल्याण के लिए जो कुछ हम करते हैं वो हमारा अध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है। पर ये तो आधी बात है, उसके अंदर ये भी है कि ये हमने इस जीवन को स्वीकारा है तो हमारी कुछ फर्ज भी होती है। तो हमारी जो दुनियावी फर्ज है वो इस फर्ज को भी अदा करना है और साथ में आत्म कल्याण का प्रयत्न करना है। मतलब आप गृहस्थी है तो गृहस्थाश्रम को बिल्कुल निभाना है और उसमें रहकर आपको जो आत्म कल्याण के लिए जो कुछ करना है, साधना करनी है, जो करनी है वो करना है। तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई भगोड़ापन या कुछ भाग जाना या संन्यास लेके बैठ जाना ये बात नहीं आती है। अध्यात्म जो है वो घर में रहकर, संसार में रहकर भी अध्यात्म हो सकता है, ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। इसके लिए कोई निवृत्ति मार्ग अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल सकता है, चाहे वो गृहस्थी है या कोई भी है। तो ये तब जब ये बात हम समझेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग, तब उस माने में वो आर्ट ऑफ लिविंग माना जाएगा कि जिसके अंदर हमारे दुनियावी फर्ज भी निभाते हैं और आत्म कल्याण का भी प्रयत्न करते हैं। Such words coming from Lord Krishna has answered the question, is life meaningful at all? तो जो पहले ऊपर प्रश्न था कि हमारे ये जो लाइफ है मीनिंगफुल है कि नहीं, तो वहाँ यहाँ भगवान कह देते हैं कि भाई आपका राइट बॉडी ब्रेन सिस्टम का यूज़ करो और अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चलते जाओ तो लाइफ मीनिंगफुल ही है फिर। सो वी शैल एडॉप्ट दिस spirituality is the real art of living as our motto, our very base and purpose of study, for he must surely have seen in this body and brain and in this physical world something worthwhile, the inherent design. तो यहाँ जो है वो हम अभी ये जो एक मोटो के रूप में ये एक सेंटेंस को लेंगे कि स्पिरिचुअलिटी इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग। इसको मोटो मतलब कि कोई एक अर्थपूर्ण वाक्य जो होता है, तो इस तरह इसको हम लेंगे और फिर इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे और पर्पस, हमारे स्टडी का पर्पस भी यही होगा। क्योंकि जब भगवान ने कहा है तो उन्होंने तो कुछ देखा होगा कि ये बॉडी ब्रेन सिस्टम कितनी उपयोगी है और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है वो भी रहने लायक है, एक ऐसी जगह है, वर्थवाइल जगह है कि जहाँ हम शांति से रह सकते हैं। और दूसरा भगवान ने, ये तो भगवान थे तो वो तो जानते ही थे कि ये जो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या है, इनहेरेंट डिज़ाइन। इनहेरेंट डिज़ाइन क्या है, वही संभावना जो है वो इनहेरेंट डिज़ाइन के रूप में है कि भाई कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करके आगे बढ़ सकता है, अपना विकास कर सकता है और पूर्ण विकास कर सकता है, या आध्यात्मिक भाषा में कहे तो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम की उपयोगिता यहाँ बताते हैं। अब इसके ऊपर वो 3 पॉइंट कहते हैं। 1. This therefore rules out entirely the action of running away from this worldly life to an ashram or monastery to become a monk or run and live the life of an ascetic. तो पहली बात ये है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो डेफिनेशन है उसके अंदर से एक पहली बात ये निकलती है कि हमें जो करना है वो घर में रहकर ही करना है। मतलब कि आश्रम के अंदर सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में नहीं जाना है, ना कुछ मॉन्क बनना है, यति तपस्वी बनना है। और ये जो एक ये है उसको रूल आउट कर देते हैं कि भाई संसार छोड़ के जाना वही अध्यात्म है या वो आर्ट ऑफ लिविंग है। वो बात यहाँ इसका इनकार हो जाता है। मतलब कि रहना है संसार में रह के, जो करना है, जो साधना करनी है वो करनी है। दूसरा पॉइंट, टू एग्जामिन वेदर वी आर I0 मशीन और एन एनिमल एंड इफ दैट इज सो whether we can find a way out, for how could I0 or machine or an animal find this worldly life meaningful? फिर उसका जवाब भी ब्रैकेट में दे देते हैं, improve the structure and spectrum.
तो हमें ये भी जो एक बात की है कि भाई हमारा ये जो बॉडी ब्रेन सिस्टम I0 है या मशीन है या एनिमल प्राणी जैसा है, तो उसके ऊपर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो है, जो जिसको हम मशीन या प्राणी कहते हैं, वो ऐसा मीनिंगफुल जीवन किस तरह जी सकता है। अगर आप पहले से ही इसको इनकार कर देते हैं कि भाई ये तो एनिमल है, ये तो मशीन है, तो उसके अंदर संभावना का प्रश्न ही कहाँ रहेगा। तो ये बात भी फिर निरर्थक हो जाती है कि हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम न तो मशीन है, न एनिमल है, न I0 है, क्योंकि वो मीनिंगफुल है। अब इसको किस तरह मीनिंगफुल बनाया जाए, तो उन्होंने उसका आंसर भी दे दिया है कि इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम। तो ये ताओयाजी की सिस्टम के दो स्पेसिफिक वर्ड्स है, स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम। स्ट्रक्चर क्या है एंड स्पेक्ट्रम क्या है, पता है? स्ट्रक्चर ताओयाजी ने किस कहा? पूरा शब्द है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब कि हमारे अंदर जो एक चीज़ बनी है, इतने जन्मों से जो हमारे अंदर एक चीज़ बनी है, उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कोई चीज़ होता है, एक पत्थर होता है तो पत्थर का एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है? कुछ चीज़ों को मिला के या बहुत लंबे समय से जो कुछ इकट्ठा होता है, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हम भी इतने जन्मों से जो जी रहे हैं, तो उसके बाद में एक अंदर जो चीज़ बनी वो है स्ट्रक्चर। अब इसको स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों कहा है? मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब नॉर्मली ये स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आता है इनकमिंग इम्पल्स, और इनकमिंग इम्पल्स से जो उसकी एक रेंज होती है। मतलब कि इनकमिंग इम्पल्स तो हजारों लाखों प्रकार के होते हैं, उसमें बहुत ऊंची प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि कोई गैलेक्सी या दूर के स्टार से एकदम पावरफुल इनकमिंग इम्पल्स भी आते हैं यहाँ पृथ्वी के ऊपर, और दूसरे जगह से भी प्लैनेट्स आते हैं, दूसरी जगह से भी ये इनकमिंग इम्पल्स आता है। कोई महापुरुष है, उसके अंदर से भी ऐसे जो निकलते हैं, वो भी एक उच्च प्रकार के एक जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, पर वो बन जाते हैं इनकमिंग इम्पल्स। और उसका दूसरी एक लोअर रेंज है, जो लोअर रेंज जो है वहाँ उसका बॉटम है वहाँ, तो उसके नीचे का प्रकार का, मतलब एकदम निम्न प्रकार के, जिसको हम घटिया कहते हैं, इस प्रकार के जो इम्पल्सिस है, वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आने नहीं देगा। तो एक एवरेज व्यक्ति है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि न वो बहुत ऊपर का, जिसको हम कहते हैं कि एकदम पावरफुल या एकदम उच्च प्रकार का पवित्र या जो का है, इस प्रकार का इम्पल्स आता है, उसको सामान्य व्यक्ति का स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और सामान्य व्यक्ति सामान्य इसलिए, जो बहुत लोअर प्रकार के, जैसे कि क्रिमिनल टाइप के या और कोई घटिया या लोअर टाइप के जो इम्पल्स आते हैं, वो भी स्वीकार नहीं करेगा। तो जिसका जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा व्यक्ति इम्पल्सिस को स्वीकार करेगा। तो साधना का पर्पज ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है उसको हमें इम्प्रूव करना है, ताकि हम अध्यात्म के अच्छे जो इम्पल्सिस है उसको हम ले सकें। और इसकी जो ये रेंज है ऊपर से नीचे तक की, उसको स्पेक्ट्रम कहा है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक रेंज होता है, एक छोर से दूसरा छोर। तो जो स्ट्रक्चर है उसका स्पेक्ट्रम भी है, उसकी एक रेंज है। एक रेंज जो है वो ऊपर के हिस्से में है, मतलब कितना मैक्सिमम अच्छा हम ले सकते हैं, और दूसरा लोअर है कि कितना लोअर हम ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये शब्द बार बार इस सिस्टम में आते रहेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और तीसरी बात ये है कि द नेक्स्ट स्टेप देन वुड बी टू एग्जामिन इफ द 8 स्टेप्स ऑफ योगा कैन हेल्प अस लिव ए बैलेंस लाइफ एंड फाइंड लाइफ मीनिंगफुल। तो लास्ट में हमें क्या एग्जामिन करना है कि जो अष्टांग योग जो है, जिसके 8 स्टेप्स है, वो हमें बैलेंस लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ के लिए मदद कर सकता है कि नहीं। तो अगर ये 3 चीज़
बनती है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी जो यहाँ बताया ना, स्पिरिचुअलिटी इज द रियल आर्ट ऑफ लिविंग, तो फिर स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए आर्ट ऑफ लिविंग बन सकती है। व्हाट आर द सैलिएंट पॉइंट्स ऑफ आवर सेकंड मीटिंग। तो ये बात यहाँ उन्होंने पहली मीटिंग के संदर्भ में कुछ कही है। अब दूसरी मीटिंग के अंदर उन्होंने जो बताया था इस सेकंड सीरीज की, उसमें क्या कहा था, वो कहते हैं मोर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग यम नियम आसन एंड प्राणायाम एंड सच इंस्ट्रक्शन one will not find in a book or in schools of yoga and zen because they are received by word of mouth। तो ये जो हमने देखा था वो मीटिंग के अंदर कि भाई यम नियम आसन प्राणायाम की एक अलग ही परिभाषा इसके अंदर उन्होंने दी थी कि भाई यम नियम ये कोई खाली जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, इस तरह खाली पालने के कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जैसे कि हम ये सरकार के जो कानून को का पालन करते हैं इस तरह ये नहीं है। ये तो है कि डे टू डे एवरी टाइम हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। यम नियम के अंदर जो बताया है वो अहिंसा सत्य अस्तेय वगैरह जो है उसको टाइम टू टाइम फॉलो करना पड़ता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में नहीं। और आसन की भी एक अलग डेफिनेशन, जो पोस्चर नॉर्मली लोग कहते हैं उसके अलग मेंटल पोस्चर यहाँ कहा था, और मेंटल पोस्चर को भी आवर टू आवर मेंटेन करने के लिए उन्होंने बताया था कि मेंटल पोस्चर बैलेंस में रहना चाहिए और आवर टू आवर वो बैलेंस उसका रहना चाहिए। और प्राणायाम का मतलब तो उन्होंने हमेशा कहते हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ही रियल प्राणायाम है। तो ये 4 चीज़ उन्होंने जो बताई थी, जो कि नॉर्मली जहाँ योग सिखाते हैं ऐसे स्कूल्स के अंदर और योग की किताबें हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये उनकी जो परंपरा के अंदर गुरु शिष्य को वर्ड बाय माउथ कहते हैं, वे समझाता है कि भाई अध्यात्म क्या है, प्रक्रिया क्या है, योग क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस तरह गुरु शिष्य को बताता है। इसीलिए ये उनके पास भी, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से आए थे, पतंजलि की परंपरा से, तो उनको ये सब ज्ञान था जो उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। प्रीचिंग विच सीम्स टू बी अ पॉपुलर मेथड ऑफ गाइडिंग द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज फेल्ड टोटली on the last 6,000 recorded years because the individual has not been taught scientifically or methodically। अब ये बात तो ये 6,000 recorded years की बात तो हर जगह पर वो कहते हैं कि भाई जो आजकल जो जिस तरह का हमें प्रीचिंग दिया जाता है, मतलब शिक्षण दिया जाता है या उपदेश के रूप में जो बताया जाता है, वो जो है वो मेथड जो है आजकल की जो पॉपुलर मेथड और पहले से जो चली आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर पहले से इस तरह प्रीचिंग ही होता रहता है, तो वो जो चीज़ है वो फेल हो गई है हजारों साल से। ये क्योंकि उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। मेरे ख्याल से ये 6,000 ईयर्स की हमेशा बात करते हैं तो उसका एक मीनिंग होता है। उनका कहने का मीनिंग शायद ये है कि जो पूर्णत्व है, तो पूर्णत्व तो हजारों, ऐसा कहते हैं कि भाई हजारों साल में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है कि जो अध्यात्म के अंदर पूर्ण बन सकता है। हम शास्त्रों को ध्यान से पढ़े और गीता को भी ध्यान से देखे तो उसके एक बात ये निकलती है। तो हजारों साल में ये फेल हो गया है इस तरह का प्रीचिंग। इसका मतलब उनका कहने का ये है कि ये प्रीचिंग से कोई इस तरह पूर्णत्व या जिसको कहते हैं कि व्यक्ति जो अंतिम कक्षा के अंदर पहुंच गया हो, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। इसीलिए हजारों सालों के अंदर भी कोई मिलता नहीं है। तो ये प्रीचिंग जो इसलिए ये काम का नहीं है कि इससे कोई पूर्णत्व की तरफ हम जा सके या पूर्णत्व इससे मिल जाए, और इस माने में ये फेल है। बाकी तो ये चल रहा है, पर अगर इसको ये प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि भाई एक पूर्णत्व तक व्यक्ति पहुंचती है तो ये 6,000 साल में शायद कितनी व्यक्ति
पूर्णत्व को प्राप्त किया था। क्योंकि जब हम डायग्राम का स्टडी करते हैं तब पता चलता है कि 3B के आगे तो जैसे कि आगे जाना ही एक असंभव सा लगता है कि शायद कोई व्यक्ति 3B के आगे कितना जन्मों जन्म से प्रयत्न कर रहा हो वो आगे जा सकता है। तो हम नाम भी देके भी बात कर सकते पर वो तो हम कर नहीं सकते, इस किसी का नाम दे नहीं सकते। नहीं तो 3B के ऊपर कितने लोग अटके हुए हैं ये हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर का जो बात है तो वो शायद 6000 ईयर्स के अंदर उसके ऊपर बहुत कम लोग गए हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। बिकॉज द इंडिविजुअल हैज़ नॉट बीन टॉट साइंटिफिकली और मेथोडिकली, क्योंकि जो अध्यात्म है वो भी एक साइंटिफिकली और मेथोडिकली होना चाहिए। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है, योग का मतलब ये नहीं आज ये किया कल दूसरा किया परसों तीसरा किया। आज कोई एक गुरु ने जो सिखाया उसको पकड़ के बैठ गए, फिर होता है कि आप बहुत हो गया, चलो कोई दूसरे से कुछ दूसरा सीख लेते हैं। दूसरे के पास गए, वो 1-2 साल कर लिया, फिर तीसरे के पास गए, इस तरह करते हैं तो वो कोई साइंटिफिक और मेथोडिकल ये नहीं होता है। एक ही चीज़ जो है एक सिस्टम है उसको समझना पड़ता है और उसका उपयोग करके धीरे धीरे आगे जाना पड़ता है। तब जैसे कि अष्टांग योग है, तो अगर आप योग के अंदर मानते हैं और अष्टांग योग में मानते हैं तो अष्टांग योग को लेकर धीरे धीरे अभ्यास करके आप धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह उसको साइंटिफिक और मेथोडिकल इस माने में है। एंड आफ्टर ऑल यम नियम आसन एंड प्राणायाम आर टू बी मेड अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आर नॉट मियर सर्मन्स। और फिर ये सारी चीज़ें जो है अष्टांग योग है या जो कोई साधना करते हैं वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए, एक जीवन का हिस्सा ही बन जाना चाहिए। जैसे हम खाते पीते स्नान करते हैं दूसरी क्रियाएं करते हैं, वो कैसे जीवन का हिस्सा है, इस तरह यम नियम आसन प्राणायाम भी जो है उनके मुताबिक उसको वो हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाना चाहिए और वो खाली उपदेश के रूप में फिर नहीं रहना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, व्हाट इज एलियनेशन? लेट गो मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ मैक्स और फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस ideas of Hegel and Milton. The most important is the internal alienation from our, यहाँ पैराडिक स्टेट है पर पूरा शब्द है पैराडिग्मेटिक स्टेट। तो जब ये पैराडिग ये हमें समझना है, पूरा शब्द लिखना है PARADIGMATIC, पैराडिग्मेटिक स्टेट। तो ये पैराडिग्मेटिक स्टेट क्या है और वो उसका वो इंटरनल एलियनेशन मतलब कि जो आंतरिक अलगता है वो इससे किस तरह अलग है। तो मटीरियल लेवल के ऊपर तो मैक्स ने और ये मिल्टन हेगल वगैरह ने कहा है और वो सेकंड मीटिंग के अंदर हम देख के आए थे कि उन लोगों ने क्या कहा था। एक बाहर की रिवॉल्यूशन के लिए जो उन्होंने किया था, पर ये बात नहीं है। ये यहाँ कहते हैं कि इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इंटरनल एलियनेशन फ्रॉम आवर पैराडिग्मेटिक स्टेट। अब पैराडिग्मेटिक स्टेट क्या है? तो जो एक उच्च प्रकार की अवेयरनेस की उच्च प्रकार की स्थिति है जिसे कहते हैं जागृति की स्थिति, या इसको हम हाई प्रॉपर कह सकते हैं, या फिर एक पूर्णता की तरफ जाने की आंतरिक विकास हमारा हो सके, इसकी पूर्णता के बारे में जो एक हमारे अंदर स्थिति है, एक वो स्थिति जो है वो उसको वो ये पैराडिग्मेटिक स्टेट है। और इंटरनल एलिएशन जो है वो अंदर की एक आंतरिक अलगाव है। तो आंतरिक अलगाव, इससे आंतरिक अलगाव हो गया किस चीज़ से कि जो जागृति की जो उच्च स्थिति है वो आज हमारे अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एलियनेशन की स्थिति के अंदर है, हम आज जागृति की स्थिति के अंदर नहीं है। इट इज़ दैट एज पर द इंटरनल एज पर
द इनहेरेंट डिजाइन इज ब्लेस्ड बाय गॉड एंड नेचर। तो भगवान ने जो आशीर्वाद रूप में ये हमारे अंदर इनहेरेंट डिजाइन दी है, वही वो उसको भी हम ये पैराडिग्मेटिक स्टेट कह सकते हैं कि ये अंदर एक संभावना परी है कि भाई हम जागृत हो सकते हैं, या जागृति की स्थिति कुछ हद तक किसने पाली है वो भी ये स्टेट के अंदर है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन ए वेरी सॉरी स्टेट। तो आज हमारा जो स्टेट है वो सॉरी स्टेट इसलिए है कि ना हमारे अंदर जागृति है, ना हम कोई ये विकास की प्रक्रिया है जो है उसके ऊपर कोई काम करते हैं, ना ये जो इंटरनल एलिएशन है उसको ख़त्म करने का कोई प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए अभी हम जो जी रहे हैं वो सॉरी स्टेट के अंदर है। वाई इज इट सो एंड व्हाट कैन बी द रिमेडी? डज आवर पैराडिग्मेटिक स्टेट मीन a coordination and communication between the self and the being? Our present state has no such coordination and communication, and so we act instead of as a self only as I0 machine or a animal. तो ये जो है इसकी रिमेडी क्या है? ये सॉरी स्टेट में हम जी रहे हैं, तो उससे हम किस तरह बाहर निकल सकते हैं? क्या हो सकता है कि जिसके ये वो जागृति की स्थिति को हम ये पैराडिग्मेटिक स्थिति को हम प्राप्त कर सके? तो वो कहते हैं कि पैराडिग्मेटिक स्थिति क्या है कि जिसके अंदर जो हमारा सेल्फ है और बीइंग है उसके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होता है। तो ये स्थिति सेल्फ मतलब हमारा जीवात्मा और बीइंग मतलब हमारा आत्मा। तो जीवात्मा के अंदर भी सेल्फ के बारे में भी उन्होंने बताया था कि फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जब दोनों कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं, जब दोनों के अंदर एक रूपता आ जाती है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, तब वो सेल्फ बनता है। कोई अकेला बॉडी जब तक काम करता है तो वो सेल्फ नहीं होता है। तो सेल्फ जब जिसका बन गया है, अभी जिसका फिजिकल और बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, ऐसी व्यक्ति जो है अभी वो किस चीज़ के लिए प्रयत्न करेगा? वो बीइंग के साथ मतलब आत्मा तत्व के साथ कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करने का प्रयत्न करेगा, और वो स्थिति को यहाँ पैराडिग्मेटिक स्टेट बताया है। Our present state has no such coordination and communication, and so we act instead of as a self only as I0 machine। और तो क्योंकि हमारे अंदर ये जो है ये दोनों स्थिति बनी नहीं है, इस तरह का हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन नहीं है सेल्फ और बीइंग के बीच में, तो फिर क्या होगा? फिर हम I0 या मशीन या एनिमल के रूप में जीते हैं, ऐसा कह सकते हैं। Our great misfortune is that all our religions and philosophies, our songs, bhajans and our bhajan washed understanding is all woven around I0 as the organism and not around our true paradigmatic state। अब नॉर्मल कोर्स के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो धर्म के अंदर और फिलोसफी में बात होती है, या जो सोकल भक्ति का जो मार्ग है जिसके अंदर भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ये करते हैं, ये सब सारा चीज़ जो है, तो वो ये ऑर्गेनिज्म के बारे में या जिसको यहाँ I0 या एनिमल जिसको कहते हैं उसके बारे में ही ये सारी चीज़ें हैं। देखो अभी भजन के शब्द कई बार आप सुनोगे तो भी ऐसा ही लगेगा, जिसके अंदर वो व्यक्ति एक दिनहीन हो, एकदम गरीब हो, एकदम टूटा फूटा हो, इस तरह वो एक ये करता है भजन में, भजन के अंदर बोल के अंदर इस तरह ये अपनी जो है अपनी स्थिति का वर्णन करता है या कुछ इस तरह। तो ये जो है वो जैसे एकदम निम्न प्रकार का, तो ये तो अंदर की जो स्थिति है वो तो ऐसी स्थिति तो है नहीं, ये तो हमारा ऑर्गेनिज्म या फिर हमारा जो लोअर स्टेट है
उसको ही कह सकते हैं। तो अगर इस तरह के भजन वगैरह है तो फिर ऐसा ही कहेंगे कि ये तो हमारा ऑर्गेनिज्म देह तंत्र के लिए है या आई जीरो के लिए ही है। क्योंकि जो भजन के अंदर भी एक जो चीज़ होनी चाहिए या जो भक्ति के अंदर जो है वो इसके अंदर जो इंसान की एक गरिमा होती है, वो गरिमा जैसे कि एक साइड के ऊपर चली जाती है और वो एक दीनहीन हो जाता है। अब जब हम परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा स्वयं हमारे अंदर बैठा है, तो हम इतना दीनहीन कैसे हो सकते हैं? तो ये एक मेंटालिटी डेवलप करना बहुत गलत है कि मैं तो दीन हूँ, हीन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये इस प्रकार का और एक जुदाई का भाव है और आप सर्वस्व है, मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे हैं। तो ये एक जो द्वैत का भाव हम क्रिएट करते हैं और दीनहीन हमें बताते हैं और ऐसा महसूस करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। इससे कभी भी हम ऊपर नहीं उठ सकते। हमें तो यही देखना है कि हमारे अंदर ही आत्म तत्व पड़ा हुआ है, हमारे अंदर पूरी संभावना पड़ी है, तो वो संभावनाओं के ऊपर क्यों काम न करें? ऐसे रोते फिरते रहेंगे दीनहीन की दशा के अंदर तो क्या होने वाला है? तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत जो सोकॉल भक्ति है इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो इससे हमें ऊपर उठना है, तब जाके फिर हम पैराडिग्मेटिक स्टेट के अंदर काम कर सकेंगे। अवेयरनेस विच इज द रिलेशनशिप between organism and the internal working of the neurological and brain processes is passive in diagram 1 and is active in diagram 3a। अब हम देखते हैं कि भाई अवेयरनेस के अलग अलग ये उसकी डिग्री हमने कई बार देखी है और पहले भी बात की थी। और जैसे कि डायग्राम 1 से लेकर डायग्राम 3 तक अवेयरनेस की अलग अलग डिग्री होती है। तो वो जो है अवेयरनेस की डिग्री मतलब कि ऑर्गेनिज्म और इंटरनल वर्किंग दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है और इंटरनल वर्किंग किस चीज़ का, जो न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन प्रोसेस है उसको वो इंटरनल वर्किंग है। तो ऑर्गेनिज्म और इस जो हमारा देह है और उसके अंदर की ये जो कामगिरी चल रही है उसके बीच में का जो रिलेशनशिप है उसकी जो अवेयरनेस है। और डायग्राम 1 जो है उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा IASM केंद्र है, तो IASM केंद्र की अवेयरनेस की स्थिति जो है वो 248 का रेशियो से लेके है। तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डायग्राम वगैरह भी आ जाते हैं, ये सब समझना है। और फिर 2482 से आगे जब हम अभ्यास करते हैं, थोड़ा हमारी अवेयरनेस डेवलप होती है, तो 5221 पर जाते हैं और इससे फिर 5221 को हम एस्टेब्लिश करके 3A तक पहुंचते हैं। ये हमारे अवेयरनेस का इस तरह हमें उसको बढ़ाते जाना है। द सीक्वेंस ऑफ इम्पल्स एंड रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस एंड द रिवर्सिंग ऑफ दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस सीक्वेंस वी हैव नोटेड बाय प्री सेंसिंग। तो जो लास्ट मीटिंग में प्री सेंसिंग की बात की या सेंसिंग इन एडवांस के अंदर, तो जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसको उल्टा देने की बात बताई थी। जैसे कि पहले इम्पल्स स्टिमुलेशन आता है, फिर विचार बनते हैं और फिर एक्ट होता है। तो उसके बदले में पहले से हमें एक्ट के बारे में ये प्री सेंस हो जाए, उसकी जो बात उन्होंने बताई थी कि क्या होने वाला है उसका हमें एक सेंस हो जाए कि इस तरह की घटना हो सकती है। मतलब कि इम्पल्स पहले से आ जाए, वो चीज़ अंदर जो है एक्ट की चीज़ जो है वो पहले से अंदर आ जाएगी। टुडे वी आर नॉट फिलोसोफिंग बट आर टोटली बिजी विथ एन एक्चुअल प्रैक्टिस दैट इज time honored and time tested Zen practice which will help us in the practice of pre-sensing। तो अभी आगे एक इसकी रियल टेक्निक क्या है, एक मेडिटेशन टाइप की एक टेक्निक जो है प्री सेंसिंग की, जो हम हमारे पहले जो यहाँ हम शिविर करते थे तो उसके अंदर खास ये प्रैक्टिस करते थे और इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम इस चीज़ के अंदर गए थे कि 3 स्टेप के साथ भी प्री सेंसिंग किस तरह किया जाता है। तो वो एक टेक्निक है प्री सेंसिंग की कि जो जैन और योग की है,
और वो टाइम टेस्टेड है, मतलब कि बहुत बार ये इसको कराई गई है और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिला है। ऐसी चीज़ जो है वो चीज़ बताने के लिए यहाँ तवरिया जी जो है वो कहते हैं कि टोटली बिजी विथ एन एक्चुअल प्रैक्टिस। अब एक्चुअल प्रैक्टिस का स्टेप्स तो फिर आगे बताएंगे। इन इंडिया द उपनिषदिक एज in particular and in more ancient age preceding Whiteism was the form of yoga practices, that is sitting cross-legged and being in deep meditation। देखो यहाँ एक और बात, यहाँ नई बात बताई है। नॉर्मली हम मानते हैं कि भाई योग की प्रैक्टिस होती है तो उसके अंदर अष्टांग योग की प्रैक्टिस की बात आती है, पर ये कहते हैं कि पहले के ज़माने के अंदर इंडिया भारत के अंदर जो उपनिषदिक काल था और उसके भी पहले का समय था, उसकी वो जो था उसको क्वाइटिज्म मतलब एक निवृत्ति मार्ग, मतलब व्यक्ति निवृत्त होके साधना के अंदर ही रत रहता है और वो इस तरह प्रैक्टिस करता है अकेले में रहकर डीप मेडिटेशन में जाने के लिए। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी पहले योगा के अंदर होती थी, ऐसा यहाँ बताते हैं। This continued with Buddha, who sought his enlightenment that similar way, but ultimately realized through the final leap. His teachings were carried by Bodhidharma to China, and for long this method of realization continued. अब ये जो पुराने ज़माने से बुद्ध से भी पहले के ज़माने से ये जो डीप मेडिटेशन में जाने की प्रैक्टिस चल रही थी हमारे यहाँ, बुद्धा ने भी उसको ही कंटिन्यू किया और उसने वो इस तरह उसको एनलाइटन प्राप्त किया। पर जो फाइनल जो स्टेज था और फाइनल स्टेज के लिए हम फिर से यहाँ यही कह सकते हैं कि 3B तक हम इस तरह डीप मेडिटेशन के अंदर प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। बाद में जो 3C में जाना होता है, तो जैसे यहाँ एक फाइनल लीप इसको कहते हैं, रियलाइज थ्रू फाइनल लीप। तो बुद्ध भगवान जो लास्ट में एनलाइटन बने, तो वो एक उनका फाइनल लीप था, एक प्रकार का एक जंप था कि 3B से 3C में गए और फिर उनका एनलाइटनमेंट हो गया, निर्वाण जो है वो उस तरह, या बुद्धत्व जिसको कहते हैं, वो उन्होंने इस तरह प्राप्त किया। तो बुद्ध ने भी वही जो परंपरा में चली आ रही थी, तो ये ध्यान की गहराई में जाने का, उसका ही उपयोग किया। पर फिर लास्ट स्टेज में कोई टेक्निक या कुछ इसका कुछ नहीं होता है। लास्ट स्टेज में साधक जो है अपने आप में उसको एक फाइनल लीप करना पड़ता है और वो बुद्धत्व प्राप्त करता है। और बाद में ये जो मेथड है, ये टीचिंग है, वो उनके जो शिष्य थे बोधिधर्म करके, वो चाइना ले गए और चाइना के अंदर बहुत लंबे समय तक इसकी प्रैक्टिस जो है वो चालू रही। आज तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज तो बहुत सारी सब टेक्निक जो है वो मॉडिफाइड हो गई है और सबका अलग अलग लेबलिंग हो गया है। और कई जगह सब क्लेम करते हैं कि यही जो बुद्ध भगवान जिससे एनलाइटन हुए थे, ये यही टेक्निक है, पर ये कोई नहीं कह सकता। Almost 1500 years later in India, Patanjali, and in China, the new group of southern school of Zen monks sought a more vigorous approach to realization. In China, it was some abrupt seeing or the leap or satori. अब उसके बाद में पतंजलि आए। हालांकि बुद्ध के बाद में पतंजलि तो आए, पर ये 1500 ईयर्स लेटर जो बताया है, तो पतंजलि 1500 ईयर्स के बाद में नहीं आए। बुद्ध जो थे आज करीब 2500 साल से भी ऊपर उसका समय हो गया। तो अगर 1500 साल उसमें से ये निकल ले तो 1000 साल पहले पतंजलि नहीं आए थे। तो यहाँ कहने का मतलब जो उपनिषद काल है उसके बाद में 1500 ईयर्स के बाद में पतंजलि है, न कि बुद्ध के बाद में, क्योंकि बुद्ध
को तो 2500 साल हुए और पतंजलि को करीब करीब 2000। पतंजलि उनके बाद में आए, क्योंकि पतंजलि के जो योग सूत्र है उसके अंदर कुछ चीज़ें जो बुद्ध का टीचिंग है, बुद्ध के जो सूत्र है वही सूत्र हमें योग सूत्र के अंदर भी मिलते हैं। मतलब कि बुद्ध के बाद में पतंजलि आए, पर 1500 साल के बाद में नहीं। तो ये 1500 साल बाद जो है वो उपनिषद एज की बात है। उसके उपनिषद एज के 1500 साल बाद में पतंजलि आए, क्योंकि उपनिषद साल जो है वो 3500 साल या उससे भी आगे का समय है। और उसी समय चाइना के अंदर भी एक जो ग्रुप बना था जिसको साउदर्न स्कूल ऑफ ज़ेन मॉन्क कहते थे, और ये दोनों ने आकर जो है वो रियलाइजेशन के लिए, साक्षात्कार के लिए एक विगरस अप्रोच बनाया। और इसको चाइना के अंदर एब्रप्ट सीइंग, मतलब कि आकस्मिक या अचानक दर्शन कहते हैं। मतलब ये जो है, ये शब्द जो है वो नॉन मेथोडिकल स्थिति की बात है कि कुछ करते हैं और एक अचानक अंदर एक आकस्मिक रूप में एक दर्शन अंदर हो जाते हैं, या उसको वो लोग लिप भी कहते हैं, या सतोरी वहाँ का एक खास शब्द है सतोरी। तो एक ध्यान की उच्च स्थिति को सतोरी कहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ चाइना में डेवलप हुई थी। बट देयर इज ए वाइड डिफरेंस बिटवीन दिस अप्रोच एंड पतंजलि's instruction oral. Patanjali gathered all the sutras as he found them in the then shastras and compelled them in the same order as he found them. तो पतंजलि जब आए तो उसके पहले तो बहुत सारे शास्त्र, भगवान बुद्ध का टीचिंग और दूसरा उपनिषद वगैरह, गीता वगैरह का टीचिंग मौजूद था। तो पतंजलि महर्षि ने ये किया कि उन्होंने योग सूत्र के अंदर कोई नए सूत्रों की रचना नहीं की है, पर एक कंपाइलर का एक काम उन्होंने किया। और कंपाइलर के रूप में उन्होंने जो सूत्र इधर इधर जो अलग अलग पढ़े थे अलग अलग शास्त्रों के अंदर, उसको एक सिस्टमेटिकली इकट्ठा किया और उसके 4 जो चैप्टर जो है, 4 पाद, साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और अंतिम केवल्य पाद, इस तरह 195 सूत्र की रचना उन्होंने की थी। पर वो उन्होंने खुद नहीं लिखे थे, ये सब जो अलग अलग शास्त्रों के अंदर थे और अलग अलग जो दूसरे महात्माओं का टीचिंग था वही उन्होंने यहाँ लेके सिस्टमेटिकली उसको बनाया था। इट सीम्स ऑन फेस ऑफ इट हिज अप्रोच does not differ from the early school of Quietism with the 8-fold steps of yoga practice. तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो उन्होंने जो 8 स्टेप्स का जो पूरा प्रोग्राम दिया वो जो है, जो पहले से जो क्वाइटिज्म का जो प्रोग्राम चला आ रहा था, मतलब निवृत्त होकर साधना में डीप मेडिटेशन में जाओ, उसको ही उसका आधार बना के उन्होंने ये जो है अष्टांग योग जो है उसको लिया और उसकी प्रैक्टिस के अंदर भी इसको इन्वॉल्व किया। तो क्योंकि जो लास्ट स्टेप्स है धारणा ध्यान समाधि है, उसको हम जो क्वाइटिज्म के अंदर जो वो लोग करते थे वही हम कह सकते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक तो ठीक है, पर धारणा ध्यान समाधि जो है वो एक क्वाइटिज्म की ही प्रैक्टिस है। तो ये सबको यहाँ 8-fold पार्ट के अंदर महर्षि ने सबको इकट्ठा कर दिया। ही राइट्स दिस इल्यूमिनेशन इज ग्रेजुअल, इट इज डेवलप स्टेज बाय स्टेज। तो ये योग सूत्र का एक सूत्र है कि जो इल्यूमिनेशन अंदर से जो प्रकाश आता है वो धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअल आता है। मतलब कि यहाँ भी एक लिप की बात नहीं है, जो कुछ साधना हो रही है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है, और उसके बाद में जो अंदर से प्रकाश आ रहा है वो भी ग्रेजुअल आता है और स्टेज बाय स्टेज वो डेवलप होता जाता है। और जिस तरह इसमें यहाँ इल्यूमिनेशन की बात की है, तो गीता के अंदर भी एक श्लोक है 17वें अध्याय के अंदर, जिसके अंदर भगवान यही कहते हैं कि जब सत्व संशुद्धि होती है तब
9 द्वार से प्रकाश जो है वो प्रकाशित होता है, प्रकाश निकलता है। 9 द्वारे सुप्रकाश उपजायते, ऐसा एक कुछ श्लोक है। तो उसमें भी ये इल्यूमिनेशन की बात है, पर इसका उसके अंदर खास पॉइंट ये है कि जब सत्व संशुद्धि होती है, मतलब कि सत्व जब बढ़ता है तब इस प्रकार का प्रकाश प्रकट होता है। और यहाँ भी यही कहते हैं कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे इस प्रकार का प्रकाश होता है। बट टू हिज सिलेक्टेड डिसाइपल ही गिव्स क्वाइट ए डिफरेंट वर्जन, एंड फॉर दैट ही रीअरेंज द सूत्रस। अब यहाँ जो बात है वो थोड़ी अलग ये है कि जो मतलब कि ऐसा लगता है कि जो कुछ जो साधक एडवांस होते थे उनको ये क्वाइटिज्म और अष्टांग योग के कुछ अंग है उसका अभ्यास कराते थे, पर बाकी लोगों के लिए कुछ और प्रकार की प्रैक्टिस कराते होंगे, और उसको इसलिए उन्होंने रीअरेंज किया था। तो हमें भी जो मिलता है वो रीअरेंज के फॉर्म में तावरिया जी का जो वर्जन है वो मिलता है, और ट्रेडिशनल फॉर्म में तो 4 चैप्टर का ये मिलता है। अब ये यहाँ क्यों कहा है कि ये रीअरेंज का मतलब ये है कि जैसे कि तावरिया जी ने हमें क्या किस तरह प्रैक्टिस दिया कि सीधा अष्टांग योग की तो उन्होंने हमें कोई प्रैक्टिस दी ही नहीं है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं तो अष्टांग योग तक पहुंचने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये जो उन्होंने कहा कि रीअरेंज योग सूत्र, इसका मतलब ये है, ये तो 2 प्रकार हुए। एक अष्टांग योग जो है, जो लोग पहले से जो उनकी जो वो परंपरा में थे उनको अष्टांग योग का अभ्यास कराया जाता था, या जो कुछ एडवांस थे उसको वर्ड ऑफ माउथ से अष्टांग योग का अभ्यास कराया जाता था। पर दूसरे जो सामान्य साधक थे, जैसे हमारे जैसे एक शुरुआत करने वाले होते हैं, तो उनको रीअरेंज सूत्र के अंदर जिस तरह की प्रैक्टिसेस है, क्योंकि तावरिया जी ने जो रीअरेंज सूत्र जो योग सूत्र में है उसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिस करनी है वो भी सब कुछ बताया हुआ है। इसीलिए उन्होंने ये योग सूत्र का नाम क्या बताया है, एक्सपोजिशन एंड प्रैक्टिसेस। आप कोई भी योग सूत्र देखोगे तो उसके अंदर प्रैक्टिसेस आपको नहीं मिलेगी, एक्सपोजिशन हर प्रकार का मिलेगा। तो ये तो हर सूत्र है, कोई अथ योगानुशासनम पहला ही सूत्र है, तो उसके साथ में क्या प्रैक्टिस हो सकती है, इसके आगे क्या प्रैक्टिस करके साधक आया है। तो प्रैक्टिसेस और एक्सपोजिशन ये दोनों चीज जो है वो तावरिया जी के सूत्र में हमें मिलते हैं। तो रीअरेंज ये इस माने में जो हमारे जैसे सामान्य साधक है, इसलिए ये रीअरेंज का जो योग सूत्र का मार्ग है वो बताया है। और दूसरा जो रियल अष्टांग योग जो है, वो जो एडवांस साधक जो थे पहले से, उनको इस प्रकार का अभ्यास कराया जाता होगा, और उसके अंदर क्वाइटिज्म का भी अभ्यास आ जाता होगा। ऐसा मैं समझता हूँ, ये सच हो न भी हो, पर मुझे कुछ इस तरह लगता है। टू हिज डिसाइपल्स he advocated both the methods। तो both the method मतलब कि अष्टांग योग का भी और क्वाइटिज्म का भी कह सकते हैं, या जो उस समय जो उनके शिष्य थे उसको ये दोनों क्वाइटिज्म और अष्टांग योग दोनों को बताया हुआ। Nevertheless, for all abrupt satori or the leap, he conveys that it is only possible if some preliminary work is undergone by each disciple, and for this preliminary work he says the transfer of awareness from a lower into a higher vehicle is a part of the great creative and evolutionary process। फिर आगे कहते हैं, वो बाद में लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो एब्रप्ट सतोरी या लीप की जो बात है वो करने से पहले पतंजलि भी उनके जो शिष्य थे उनको प्रिलिमिनरी वर्क कराते थे,
और बाद में मतलब 3A स्टेज तक तो उसको भी काम करना पड़ता था, और उसके बाद में हो सकता है कि भाई ये जो लिप की बात है या एब्रप्ट सतोरी की बात, इस तरह की कोई प्रैक्टिस बाद में कराई जाती होगी। और सूत्र क्या है उसके अंदर, द ट्रांसफर ऑफ अवेयरनेस फ्रॉम लोअर इनटू ए हायर व्हीकल इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट क्रिएटिव एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब ये सूत्र के अंदर क्या कहते हैं कि अवेयरनेस जो है उसको ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो लोअर व्हीकल क्या है, हमारा फिजिकल बॉडी है वो लोअर व्हीकल है, और हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है और इसके ऊपर का जो है वो हमारा हायर व्हीकल है। व्हीकल ये जो हमारा साधन है। तो जो लोअर व्हीकल है, जो फिजिकल लेवल की अवेयरनेस से साधना करके फिर जो एस्ट्रल लेवल तक और इसके भी ऊपर की अवेयरनेस हमें डेवलप करनी पड़ती है। और वो जो अवेयरनेस होती है वो क्रिएटिव और इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है। तो एक सृजनात्मक या जिसको कहते हैं विकासशील प्रक्रिया, जिसको कहते हैं इस तरह की प्रक्रिया लोअर व्हीकल से हायर व्हीकल की अवेयरनेस के बारे में। एंड देन ही एड्स the practices and methods are not the true cause of the transfer of awareness, but they serve to remove the obstacles just as the farmer prepares his ground for sowing. अब ये जो साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो मेथड्स हम करते हैं, वो उसका कारण ये नहीं है कि ये जो अवेयरनेस लोअर व्हीकल से हायर व्हीकल के अंदर चली जाए। वो तो जाएगी, पर कब, कि जब उसके पहले जब ऑब्स्टिकल्स ये बॉडी दोनों बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर है, मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो जो ऑब्स्टिकल्स या कुछ अंतराय पड़े हुए हैं वो जब निकल जाएंगे तो अपने आप में फिर लोअर व्हीकल से हायर व्हीकल के अंदर अवेयरनेस हो जाएगी। तो फिर साधना क्यों करते हैं, प्रैक्टिस और मेथड का तो कारण क्या है? तो कहते हैं कि उसका कारण ये है कि सर्व टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स, जो अंदर जो कूड़ा कचरा पड़ा है, इतना समय से हमने इकट्ठा किया है, वो सारे जो ऑब्स्टिकल्स है उसको निकालना है। और ऑब्स्टिकल्स इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी उन्होंने एक योग सूत्र के अंदर 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स बताए हैं, जैसे कि प्रमाद, आलस, संशय वगैरह वगैरह जो है, इनर्सिया, ये सारी चीज़ें भी ऑब्स्टिकल्स के रूप में है। और इसके अलावा भी जो कुछ हमारे लिमिटेशंस है वो सारा ऑब्स्टिकल्स है, और इसीलिए वो ऑब्स्टिकल्स जो है वो हमें हमारी अवेयरनेस को बढ़ने नहीं देते हैं। तो पहले काम ये करना है कि ये ऑब्स्टिकल्स को हटाना। तो किस तरह उपमा दी है कि जैसे कि एक किसान होता है, तो जब वो ये सोइंग का काम, जो बोने का मतलब काम करते हैं, वो जो धान्य को जो रोपते हैं, तो उसके पहले वो जो है वो खेत को जो साफ कर देते हैं। तो मैं भी यहाँ रोज देखता हूँ सुबह सुबह में, क्योंकि मेरे चारों ओर सब खेत ही खेत है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ, और आगे नर्मदा नदी है। तो यहाँ सुबह सुबह में लोग आ जाते हैं। तो यहाँ तो ये सोइंग का काम तो हो गया है, बोने का काम। अब क्या है कि उसके साथ में जो कचरा है वो बहुत आ जाता है। जैसे बारिश पड़ती है तो उसके साथ में ये सब कचरा, जिसको यहाँ ऑब्स्टिकल कहा है, इसी तरह ये ग्राउंड के अंदर कचरा साथ साथ में उग जाता है, और उसको साफ करना पड़ता है। क्योंकि वो साफ नहीं करते हैं किसान, तो उसकी फसल खराब हो जाती है। तो ये काम ये किसान को करना पड़ता है। इसी तरह हमें भी इस प्रकार का ये काम करना पड़ता है कि अंदर की जो ये अशुद्धि है उसको रोज शुद्ध करना पड़ता है। द एब्रप्ट सतोरी ही डिस्क्राइब्स एज इंट्यूटिव परसेप्शन। तो इंट्यूटिव परसेप्शन जो है, इंट्यूटिव परसेप्शन वेयर देयर आर नो थॉट और थॉट प्रोसेसेस, एंड सेज दिस पर्टिकुलर परसेप्शन इज यूनिक एंड रिवील्स that with the rational brain using testimony, inference and deduction, that is thought processes, cannot reveal। तो जो ये एब्रप्ट सतोरी या
इंट्यूटिव परसेप्शन, फिर से ये 3B का स्टेज की ही बात है, क्योंकि इंट्यूटिव परसेप्शन तो उन्होंने 3B के स्टेज में ही कहा है, तो एब्रॉप सतोरी को भी हम 3B के स्टेज में ही कह सकते हैं। उसके अंदर जो चीज़ बनती है वो क्या होता है कि कोई थॉट नहीं उत्पन्न होता, मतलब वो इतने डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं कि थॉट उत्पन्न नहीं होते हैं। तो क्या होता होगा कि उसके अंदर इनकमिंग इम्पल्स जो है वो इस तरह वो काम करता है कि इम्पल्स जो है वो ब्रेन के अंदर जाता ही नहीं है। तो जैसे हमने देखा था कि हमारे दो वाल है, एक ऊपर का नीचे का स्पाइनल कॉर्ड पर, तो जब नीचे का वाल बंद होता है और ऊपर का वाल खुला होता है तो इम्पल्स ब्रेन के अंदर चला जाता है। पर जब नीचे का वाल, सुषुम्ना का नीचे का वाल खुलता है तो ऊपर का वाल बंद हो जाता है ब्रेन का, तो ब्रेन के अंदर इम्पल्स नहीं जाता है, और इम्पल्स नहीं जाता है तो अपने आप में फिर विचार प्रक्रिया होती ही नहीं है, एक डीप मेडिटेशन हो सकता है। तो ये जो 3B की स्थिति है वो प्रोसेस इस साधक को करनी पड़ती है, तब वो एब्रॉप सतोरी के अंदर वो जा सकता है। और ये जो इंट्यूटिव परसेप्शन है उसके लिए तो सूत्र में क्या कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर परसेप्शन इज यूनिक एंड रिवील दैट विच रेशनल ब्रेन कैन नॉट रिवील। अब क्या होता है कि यहाँ वहाँ तो कोई ब्रेन की प्रक्रिया तो है नहीं, अब तो सीधा वो डायरेक्ट चिट्ठी के साथ में या फिर आगे जाके अपना जो आत्म तत्व है उसके साथ में सीधा कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो जो कुछ रिवील होगा, जो कुछ अवतरण होगा, जो कुछ ज्ञान जो आएगा वो एकदम प्योर फॉर्म में अंदर जो चिट्ठी के अंदर जो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पड़ा है, एकदम हायर जो चीज़ पड़ी है वही ज्ञान उसके अंदर अवतरेगा। या अगर वो आत्मा का संपर्क में है तो आत्मा से भी वही ज्ञान, इस प्रकार का आत्मज्ञान उसको प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रिया है। यहाँ ब्रेन की प्रोसेस, रैशनल प्रोसेस कुछ है नहीं इसके अंदर, क्योंकि जब रैशनल प्रोसेस होती है तो उसके अंदर ये टेस्टिमनी, इन्फ्रेंस और डिडक्शन जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको क्या शब्द है, प्रमाण के लिए ये जो चीज़ होती है 3 प्रकार की, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 इंग्लिश शब्द जो है वो किस लिए है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो ये 3 चीज़ जो है वो रैशनल ब्रेन इसका उपयोग करता है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। पर यहाँ तो वो चीज़ है ही नहीं, ब्रेन की प्रोसेस है ही नहीं। अब जो आएगा वो डायरेक्ट प्योर फॉर्म में उसके अंदर उतरेगा। तो ये यहाँ ये सूत्र इस चीज़ के को बताता है, ये 3B की स्थिति को बताता है। यहाँ रुकते हैं और नेक्स्ट वीक में, अब क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पेपर, मतलब नेक्स्ट मीटिंग में आएगा कि वो जो टेक्निक है, रियल प्री सेंसिंग की टेक्निक क्या है जो हमें रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं प्री सेंसिंग की, वो प्रैक्टिस अब आगे बताएंगे। तो वो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को देखते हैं। तब तक तो रुकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो कह रहे हैं कि यूजिंग टेस्टिमनी एंड इन्फरेंस एंड डिडक्शन, तो वो हो गया कि डिडक्शन समझा, ये टेस्टिमनी क्या हुआ? ये मैंने कहा नहीं, ये 3 संस्कृत शब्द है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। अनुमान, इन्फरेंस मतलब कि अनुमान, जिसे हम अनुमान, जैसे कि भाई वहाँ धुआं है तो भाई धुआं से हम अनुमान करते हैं कि भाई आग लगी होगी तो ही धुआं है। तो एक अनुमान जो होता है उसको ये यहाँ इन्फरेंस कहते हैं। अच्छा। बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी। प्री सेंसिंग का तो आप बोले कि आगे बताएंगे। हाँ, प्री सेंसिंग की टेक्निक जो है वो आगे आएगी। दो शब्द में सर बोलेंगे जरा सा? नहीं, वो आप बहुत इंतजारी हो तो आप पढ़ लेना वो। अच्छा, नहीं हाँ, वो टेक्निक हम पढ़ेंगे ना डिटेल में, और प्रैक्टिस भी करेंगे रोजाना, फिर थोड़ी मतलब हर संडे को। वो टेक्निक आप बताएंगे, प्री सेंस मतलब जो पहले से हमें कुछ अनुमान हो जाए? नहीं, उसकी टेक्निक है, टेक्निक तावड़िया जी ने बताई है, मेडिटेशन करने की टेक्निक है, वो आएगी। अच्छा। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। तो भैया आप हाँ सर, हाँ जी,
ये सेंसिंग की जो आपने आपने एक किताब जो है प्रोड्यूस की है, हाँ हाँ उसमें वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल वही टेक्निक है, क्योंकि मैंने कहा ना वो हम हाँ यहाँ हाँ शुरुआत की शिविरों में हम ये कराते थे, और हाँ ये हाँ पेपर हाँ के ऊपर से ही ये किताब भी मैंने बनाई थी, हालांकि गुजराती में है, पर वो हाँ गुजराती में हाँ वो ये वो सही वही सेम प्री सेंसिंग टेक्निक है। बहुत बढ़िया है, मैंने पढ़ी है, हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा ही है। हाँ हम जा रहे हैं हाँ ठीक है। वो हम देखेंगे, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हाँ थोड़ा ये किताब भी पढ़नी चाहिए जी साथ जी साथ में। जी जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? चलिए तो यहाँ रुकते हैं। हाँ गुजराती लिखी, उसका कोई पीडीएफ मिल सकता है? देखेंगे, मुझे अभी पता नहीं है वो कंप्यूटर में पड़ी है कि नहीं, होगा तो फिर आप आपका ईमेल बता देना, तो ईमेल से भेज देंगे। सेंटर के ऊपर बता देना ईमेल। सर ये प्लीज हाँ हाँ बोलिए। बताएं सर। हमारा योग का केंद्र है ना, वहाँ जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आप आपका ईमेल बता देना। और सर ये प्री सेंसिंग मेथड से हम लोगों का फिजिकल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन होता है क्या? नहीं ऐसा, देखो ये तो एक प्रकार का मेडिटेशन की टेक्निक है, और वो हम शुरुआत में तो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो कोई 5-10 मिनट करने से ये हो जाएगा ऐसा नहीं है। पर ये जो महर्षि पतंजलि ने जो वो 3B का स्टेज के अंदर जो होता है उसका एक थोड़ा सा एक हम उसकी, क्योंकि 3B की तो अभी हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते, मैंने कहा इस तरह वो ब्रेन के अंदर इम्पल्स को बंद कर सकते, वो तो हमारी अभी कैपेसिटी है नहीं। पर हम जो क्वाइटिज्म, मतलब ये मन को किस तरह एकदम शांत कर सकते हैं, इसकी ये टेक्निक है। तो इसका एक मेन बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो मन की चंचलता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और अवेयरनेस, खास करके इसका एक फायदा ये है कि अवेयरनेस हमारी बहुत बढ़ जाती है अगर सही ढंग से ये प्रैक्टिस करते हैं तो।